हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी में, जो अभी तक हमारी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है। सीटेट के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही 15-15 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है उसे थ्योरी की तरह कंप्लीट कराया जा रहा है। तो सीटेट की जो पेडागोजी है हिंदी पेडागोजी, उसमें अभी तक हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की थी कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, यानी कि जो भाषा शिक्षण होती है उसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से उन विधियों का यूज करके एक बालक के जीवन को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो हिंदी पेडागोजी में आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण विधि, यानी कि ये एक शिक्षण विधि है जिसके द्वारा बालक के जीवन में किस किस प्रकार से चेंजेस लाए जा सकते हैं, किस किस प्रकार से बालक को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया और सिखाया जा सकता है। उसके बाद सेकंड है व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। इन सारी विधियों का यूज करके एक बालक की हिंदी को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। एक बालक के विकास में ये सारी विधियां महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और इन्हीं के द्वारा एक बालक के विकास को पूरी तरह अच्छे से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्याकरण विधि के बारे में। जो व्याकरण विधि होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। यानी कि इस विधि का, व्याकरण विधि का अर्थ क्या होता है, इसके साथ में अन्य भाषा के कुछ नियम जो होते हैं उन्हें शब्दों के साथ में सिखाया जाता है और उन्हें उन्हीं के साथ में लर्न कराया जाता है, याद कराया जाता है। इसके बाद व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, यानी व्याकरण के उसे अलग अलग प्रकार के नियम बताकर और उन्हीं के आधार पर उसे अभ्यास कराया जाता है, उसे बार बार रिपीट कराया जाता है। उसके बाद सेकंड में बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है कि इसमें आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछ सकता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी स्किल दे दी कि ये किस विधि में प्रयोग होती है, यानी कि ये किस विधि की थ्योरी है, इन सभी से इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत यानी एक ट्रेडिशनल तरीके से और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसे बहुत ज्यादा प्राचीन विधि माना जाता है, प्रचलित विधि माना जाता है और ये एक प्रकार से ट्रेडिशनल रूप में यानी कि परंपरागत रूप में अभी तक प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर में संयोजित है, यानी कि जो ये विधि है इसमें व्याकरण यानी कि ग्रामर और उसी के साथ साथ में जो अनुवाद होता है ये दोनों विधियां एक प्रकार से मिक्स करके बनाई गई है। इस विधि में बच्चे का लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। यानी कि जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है, अगर एक बालक को किसी भी चीज की व्याकरण के बारे में, इसमें बालक को क्या होता है, जैसे उसको नियम कोई भी याद करा दिए गए तो अगर वो उससे नियम को याद करता है तो वो उन नियमों को याद कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, बोलने की क्षमता का ज्यादा विकास नहीं हो पाता है। इस विधि में बच्चे मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है इसमें अन्य भाषा के यानी कि अन्य व्याकरणीय चीजों को यूज करके उसे उसकी मातृभाषा बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, मातृभाषा के बारे में ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में। जो प्रत्यक्ष विधि होती है, जो डायरेक्ट मेथड होता है, वो किस प्रकार से बच्चे के विकास में अपना योगदान निभाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है, यानी व्याकरण अनुवाद विधि की जो अनेक सीमाएं उसके बाद में प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है, प्रत्यक्ष विधि का जन्म हुआ है, प्रत्यक्ष विधि स्टार्ट हुई है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसी को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को ही आधार बनाया जाता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें बालक की मातृभाषा का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, जो वह सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है उस लैंग्वेज को आधार बनाकर उसी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद है सम्मिश्रण विधि किसे कहा जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण किया जाता है।
इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किसी भी विधि का चयन कर सकता है। सम्मिश्रण विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है, एक जो टीचर होता है वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजों के बारे में सभी चीजों को एक प्रकार से मिक्स करके चीजों को सिखाता है और उसी के अनुरूप चीजों को करता है, उसी के अनुरूप ये सारी चीजें वर्क करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं संप्रेषण परक विधि के बारे में। संप्रेषण परक विधि कौन सी होती है, तो यह प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास होता है। ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। इस विधि में क्या होता है, एक बालक को डायरेक्ट उससे संप्रेषण करते हुए, उससे वार्तालाप करते हुए चीजों को सिखाया जाता है। बालक को चीजों के बारे में डायरेक्ट रूप से बताया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है। उसके बाद मोस्ट प्रचलित विधि है आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहा जाता है, तो उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि वो विधि जिसमें पहले बालक को उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद बालक को नियम सिखाए जाते हैं, उस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। यानी कि एक बालक को पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर चीजें सिखाई जाती, पहले विशेष चीजों के बारे में बताया जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर बताया जाएगा। जो चीजें बालक जानता है पहले उन चीजों को उसे सिखाया जाएगा, उसके बाद जिन चीजों को बालक नहीं जानता है उन्हें बताया जाएगा। उसके बाद है पहले संज्ञा से उदाहरण देते हुए परिभाषा बताते, यानी पहले जैसे किसी भी चीज को उसे पढ़ाना है तो पहले उसे उसके उदाहरण बताए जाएंगे और उसके बाद में उसे उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया जाएगा। उसी प्रकार से निगमन विधि है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक अपोजिट होती है। इसमें बालक को क्या किया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर चीजें बताई जाती हैं। उदाहरण पहले परिभाषा बताई जाती है और उसके बाद उदाहरण व प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो जो आपकी निगमन विधि होती है इसमें क्या किया जाता है, एक बालक को पहले चीजों की डेफिनेशन बताई जाती है और उसके बाद में उस डेफिनेशन को अच्छे से बताने के बाद में उसे चीजों के उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये जो दोनों विधि है एक प्रकार से दोनों विधियों के अपोजिट रहती है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाएंगे और निगमन विधि में पहले नियम को बताए जाएंगे। तो ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां जिनके द्वारा बालक के विकास को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो आज के लिए हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।